जय हिंद, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप राय। एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हमारे जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, प्रदूषण से संबंधित हो। वो है कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन स्टॉक जैसी बात। तो जो पर्यावरणविद है, पर्यावरण प्रेमी है, या जो सामान्य ज्ञान के अभिलाषी हैं, जागरूक हैं, उनके लिए आवश्यक होने जा रहा है। कार्बन क्रेडिट क्या है, इसको जाने तो इसकी शुरुआत है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से। जापान का एक शहर है क्योटो। उसने जलवायु परिवर्तन पर और पर्यावरण पर बहुत सा काम किया गया। क्योटो में क्योटो का एक प्रोटोकॉल आया 1997 का, जिसपे आज भी बहुत से देश गौर करते हैं, उसी के अनुकूल आचरण करते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। उसमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कार्बन क्रेडिट का। तो हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड समेत बहुत सी गैस हैं। इन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया के लिए सहायक होती हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसको हम सभी जानते भी हैं। ये तो कई दशकों से सुर्खियों में है, चर्चाओं में है कि किस तरह से हमारे पर्यावरण का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से जल का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। इसको यूं समझें कि जैसे जैसे आंकड़े तमाम आते हैं कि हर साल कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, दशक में कितना, एक शताब्दी में कितना टेम्परेचर बढ़ा। इसके बाद क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से हमारे जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियां हैं जो बर्फ से आच्छादित होती हैं, जहां हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर हमारे ध्रुवों पर बर्फ बहुत मोटी परत में जमी रहती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है धरती का तो वो बर्फ पिघलती है, और बर्फ के पिघलने से समुद्र के जल का स्तर बढ़ता है। हम जानते भी हैं कि समुद्र हमारे धरती का 3/4 हिस्सा है। तो जल का जब स्तर उन बर्फ के पिघलने से ऊंचा होगा तो समुद्र तटीय जो द्वीप होंगे या द्वीपीय देश होंगे या जो बहुत से देश के नगर होंगे, तटीय नगर होंगे, वो जल प्लावित होंगे, वो डूब जाएंगे। और ऐसा होना शुरू भी हो गया है। तो ये एक बड़ा खतरा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक गर्माहट के रूप में देखते हैं। इस पे खूब विमर्श होता है, खूब बातें होती हैं। उसी से संबंधित है कार्बन क्रेडिट। एक और चीज बता रहा हूं कि जैसे आप लोग ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के विषय में सुनते हैं। ऊर्जा संरक्षण मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम कमरे में हैं, 2 लाइट की जरूरत नहीं है, एक लाइट बंद कर दें, यानी ऊर्जा की बचत कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। कहीं जा रहे हैं, अगर उसकी आवश्यकता नहीं उपकरण की, उस बिजली के उपकरण की नहीं, तो उसको बंद कर दें या उसके वाट को, उसके वोल्टेज को कम कर दें, यानी बड़े बल्ब की जगह छोटा बल्ब प्रयोग करें। मोटी मोटा हम इस तरह समझ सकते हैं। ये हो गया ऊर्जा संरक्षण, यानी अनावश्यक ऊर्जा को हम उत्सर्जन होने से बचा दें, ये ऊर्जा संरक्षण। एक और टर्मिनोलॉजी खूब यूज होती है, ऊर्जा दक्षता। ये ऊर्जा संरक्षण से थोड़ा सा आगे की चीज है। ऊर्जा दक्षता को हम आसानी से सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे जो हमारा 100 वाट के बल्ब में काम चलता था, उसको हम CFL में बदल दिए 20 वाट के, और बाद में हम उसको 5 वाट के LED में बदल दिए। यानी कम वाट से ही उतनी ही ऊर्जा हम ले पाए, उतनी ही हम रोशनी ले पाए। ये ऊर्जा दक्षता है। यानी कोई उपकरण कम लागत में, कम ईंधन में, कम ऊर्जा की खपत में उतना ही कार्य कर सके जो पहले ज्यादा ऊर्जा की खपत में किया जाता है। खैर, कुल मिला के ऊर्जा के उत्सर्जन की बात है। तो हम देखते हैं, आइए कार्बन क्रेडिट की तरफ बढ़ते हैं। हम ये पाते हैं कि जो बहुत धनी राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो ऊर्जा का ज्यादा खपत करते हैं, क्योंकि औद्योगिक विकास वहां पे बहुत हो गया। फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही हैं, विकास कार्य यहाँ हर चल रहा है।
इसका मतलब कि वहां पर उत्सर्जन ज्यादा है। किस तरह का उत्सर्जन? कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इस तरह की तमाम जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है और इसी उत्सर्जन की वजह से हमारा पर्यावरण गर्म हो रहा है। और जब रोशनी उसमें पड़ रही है, सूर्य की रोशनी, तो वो उसी में मतलब एक तरह से और गर्माहट को बढ़ा रही है, उससे निकल नहीं पा रही है। तो हमारे धरती के आवरण का तापमान बढ़ रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सहायक है। पूरे विश्व के सामने एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है, असैनिक और पारंपरिक चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है। इससे मानवता का विनाश हो सकता है। तो कार्बन क्रेडिट के तरफ हम किस तरफ बढ़े? हर देश का जो विकसित राष्ट्र है उनका उत्सर्जन का एक लिमिटेशन तय की गई कि आपकी सीमा ये है, आप इससे ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे, कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड सहित तमाम हरित गैसों का, जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का उत्सर्जन नहीं करेंगे। मान लीजिए कि एक देश के लिए 100 यूनिट लक्ष्य दिया गया कि आप 100 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम ग्रीन गैस का उत्सर्जन ही कर सकते हैं। उस राष्ट्र ने बड़ा मेहनत किया और 80 यूनिट ही कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया। इसका मतलब कि लक्ष्य से कम उसने कार्बन का उत्सर्जन किया, यानी कि 20 यूनिट कार्बन क्रेडिट उसकी हुई। उसने 20 यूनिट कार्बन कम इस धरती पर उत्सर्जित किया। इस आवरण में कम गर्माहट में उसकी मदद हुई, उसका योगदान रहा। अब उसकी क्रेडिट 20 यूनिट हो गई। तो क्रेडिट को हम इस तरह से 1 यूनिट क्रेडिट कार्बन में जोड़ते हैं। 1 यूनिट क्रेडिट कार्बन का मतलब होता है 1 टन CO2 या CO2 जैसी अन्य ग्रीन हाउस गैसेस। तमाम उसमें गैस होती हैं जो CO2 के तरह ही, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही हमारी धरती को गर्म करती हैं। 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम CO2 गैस बराबर हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट कार्बन क्रेडिट के हुआ। तो जो राष्ट्र अपने लक्ष्य से कम कार्बन उत्सर्जित करेगा तो उतना उसके क्रेडिट में ऐड होगा। अब वो क्या कर सकता है? अगर कोई राष्ट्र अपने तयशुदा क्रेडिट से ज्यादा उत्सर्जन करता है तो वह इसको बैलेंस करने के लिए जो कार्बन क्रेडिट वाले राष्ट्र हैं उनसे परचेज कर सकता है, खरीद सकता है। जैसे भारत ने मान लीजिए कि एक साल में 100 कार्बन क्रेडिट अर्जित किया, अमेरिका अपना 100 उसका लक्ष्य है तो वो 200 कार्बन क्रेडिट लक्ष्य तक पहुंचा, तो इसका मतलब कि वो माइनस में चला गया, यानी 100 कार्बन क्रेडिट उसने अधिक इस्तेमाल किया, ज्यादा धरती को गर्म करने के लिए गैसों का उत्सर्जन किया। तो भारत जैसे देश से संपर्क कर सकता है, कह सकता है कि भाई साहब जो आपने 100 कार्बन क्रेडिट बचाया है, कमाया है, वो हमें ट्रेड कर दीजिए, हमें बेच दीजिए। और भारत कैसे बेचेगा? अब 1 यूनिट कार्बन क्रेडिट का दाम कैसे तय होता है? तो ये जान लीजिए, ये इंटरनेशनल मार्केट में जैसे एक्सचेंज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरह अप डाउन इसके दाम में होता रहता है। तो मौजूदा जो दाम होगा उस दाम से पैसा लेकर भारत कार्बन क्रेडिट को अमेरिका को दे सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। भविष्य में तो एक राष्ट्र के अंतर्गत जितना अपार्टमेंट है, जितनी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, जितना कारखाने हैं, सबके कार्बन क्रेडिट लक्ष्य तय होंगे। मान लीजिए एक अपार्टमेंट है, उस पर लिख दिया गया कि इसमें 200 कार्बन क्रेडिट 1 महीने में उत्सर्जित करना है। अगर उसने 200 की जगह अगर 150 किया, यानी उसने 50 यूनिट कार्बन क्रेडिट अर्न किया। अब वो 50 यूनिट अगर किसी को बेचता है जो ज्यादा गैस छोड़ रहा है, उसको बेचता है, तो उस हिसाब से मौजूदा करेंसी में वो पैसा पा सकता है, मौजूदा रेट से वो उसको कैश करा सकता है, भुना सकता है। इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। तो हम जानते हैं कि नवीकरण ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा क्या होती है। तो
हम जानते हैं कि पूरा विश्व अब जीवाश्म ईंधन से दूर जा रहा है, यानी जो कोयला है या जमीन के अंदर की जो गैसें हैं, पेट्रोलियम है, उनके उपयोग से दूर हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन वो उत्सर्जित करती हैं। अब नवीकरणीय यानी और अक्षय ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो इस तरह की ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख क्या है कि सोलर पावर, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। अब तो हाइड्रोजन जैसी गैस से भी गाड़ियां चलाने की बात हो रही है। भारत के पास भी इस तरह की गाड़ियां हैं, गडकरी जी भी उस गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ये भविष्य की ऊर्जा है कि हाइड्रोजन चालित गाड़ी हो, जीवाश्म ईंधन से हम दूर चले जाएं, विंड एनर्जी पे आ जाएं, और बहुत हद तक हम सोलर एनर्जी पर यानी ग्रीन एनर्जी पर आ जाएं। तो जब हम ग्रीन एनर्जी पे जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे परिवेश में कार्बन कम होंगे। बहुत से देश तो इस तरह की टेक्नोलॉजी बना लिए हैं कि वो कार्बन को किस तरह से कैप्चर करें हमारे पर्यावरण से, खासतौर से CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह कैप्चर करें और हमेशा हमेशा के लिए हमारे धरती में उसको डंप कर दें और उसको हमेशा के लिए उसको सही कर दें। तो इस तरह की भी बातें चल रही हैं। अगर भारत देश का देखा जाए तो इसमें एक शहर है मध्य प्रदेश में, इंदौर। उसने विगत वर्षों में काफ़ी कार्बन क्रेडिट इकट्ठा किया है। वो कैसे किया? वहाँ पे बहुत गंदगी थी और जो कूड़े का अंबार लगा था उसमें से उन्होंने जो मीथेन गैसें होती थी उनको कैप्चर करना शुरू किया और बहुत से ऐसे प्लांट बनाया जिसको रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ या ग्रीन एनर्जी की तरफ ले गए, और इस तरह से क्रेडिट स्कोर कमाया और उसने कैश भी किया। $1.5 पर क्रेडिट के हिसाब से उसका पीक सीजन में उसने पैसा पाया और 50 लाख उसने कमाया। तो एक भारतवर्ष के अन्य शहरों को उसने दशा दिशा दिया, मार्गदर्शन दिया कि ऐसा हो सकता है। हम जानते भी हैं कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर में भारतवर्ष के गिना जाता है, हमेशा नंबर 1 रहता है। तो खैर, कार्बन क्रेडिट यही है कि अगर अपने लक्ष्य से कम कार्बन इस फिजा में उत्सर्जित करते हैं तो उतना कार्बन क्रेडिट अर्न करते हैं और उसको इच्छुक देश को बेच भी सकते हैं। भविष्य में जब ये डोमेस्टिक यूज होने लगेगा तो देश के अंदर एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को भी बेच सकता है और एक शहर दूसरे शहर को भी बेच सकता है, यहाँ तक कि एक अपार्टमेंट दूसरे अपार्टमेंट, एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री को, एक कंपनी दूसरे कंपनी को भी बेच सकती है। तो कार्बन क्रेडिट को जानना जरूरी है। जैसे आपके मान लीजिए आपका व्यवहार अच्छा है तो आपने क्रेडिट अर्जित किया, आप पे लोगों क्या है, ट्रस्ट है, लोगों को विश्वास है कि अगर हमें ज़रूरत होगी तो हमारे काम आएंगे। तो ये भी एक तरह से आपका अर्जित किया हुआ चीज़ है, एक प्रकार का अर्जित गुण है, यानी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। अब तो बैंक भी उन्हीं को लोन दे रहे हैं जिनका क्रेडिट अच्छा हो, क्रेडिट स्कोर अच्छे हों। तो क्रेडिट हमारे पर्यावरण की बात में जब हो क्रेडिट की बात, तो देशों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। अब क्रेडिट देश कैसे बढ़ा सकते हैं? 1-2 और रास्ते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ फैक्ट्रियां हैं और हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो इसके एवज में हम खूब ज़्यादा वन लगाएं, फॉरेस्टाइजेशन करें। तो फॉरेस्टेशन जब हम करेंगे, पौधाकरण करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम कार्बन को सोखने का काम करेंगे, ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने का कार्य करेंगे, तब भी हमारा कार्बन क्रेडिट बढ़ता है। अब तो हम ब्राज़ील से देख सकते हैं, जिसे ब्राज़ील देश है, अमेजन के जंगल लगभग 8 देशों में है साउथ अमेरिकन महाद्वीप के। तो ब्राज़ील में अकेले 60% अमेजन का जंगल पाया जाता है। तो उसने क्या किया कि इससे पहले जंगल में बहुत ज़्यादा कटाई होने लगी थी, तमाम खेतों के लिए लोग काटने लगे थे और हेलीकॉप्टर से निगरानी करने लगे थे। तो वहाँ के जो लूला डे सिल्वा है, और शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक बड़ा काम किया है कि नहीं, डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, बल्कि हम जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पौधे लगाएंगे और क्रेडिट स्कोर अर्जित करेंगे। इस तरह से भारत जैसे देश भी जंगल को अपने बढ़ा सकते हैं, वनों को बढ़ा सकते हैं और क्रेडिट स्कोर अपने बढ़ा सकते हैं। तो ये रही क्रेडिट स्कोर की बात, कार्बन क्रेडिट की बात। और कार्बन क्रेडिट सभी जागरूक लोगों को जानने की आवश्यकता है और ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता में अपना योगदान करने की आवश्यकता है।
जब हम इफ़िशियंट होंगे, एनर्जी इफ़िशियंट होंगे, यानी कम एनर्जी में ही हम उतना ही कार्य कर लेंगे, तो ये देश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भूमंडल के लिए अच्छा होगा। आप लोग धैर्य से अंत तक देखें। अगर ये वीडियो पसंद है तो इसकी रीच बढ़ाने के लिए अन्य को शेयर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।